नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इतिहास विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम लोग सबसे पहले देर न करते हुए इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज आइए चलते हैं। इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा जो है आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग इस पढ़ाई के पठन पाठन के कार्य में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास को समझने से पहले हम उसके इंडेक्स को समझेंगे कि उसकी कौन सी हायरार्की है, जिसके माध्यम से हम उसको समझेंगे, चीज़ों को पकड़ेंगे और जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से प्राचीन भारत के इतिहास को समझ सकें। तो सबसे पहले देर न लगाते हुए हम लोग आगे चलते हैं। जो प्राचीन भारत का इतिहास रहा है वो अनेक सभ्यताओं का संगम रहा है। कहने का आशय यह है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जो हम पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, जो उसके काल क्रमों को जब जानने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में अनेक हमारे देश में लोग आए। जैसे आप देखेंगे आर्य आए, ईरानी आए, यूनानी आए, शक आए, हुण आए और उसके बाद तुर्क आए। ठीक है, तो ये जो सारे लोग जब आए तो हमारा कहीं ना कहीं इनसे हमारे देश के लोगों ने प्रभावित हुए, इनके संस्कृतियों से प्रभावित हुए, इनके रहन सहन खान पान से प्रभावित हुए। वो लोग भी भौगोलिक विविधताओं से प्रभावित हुए, जिससे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना रहबेड़ा बनाया और यहाँ पे इन्होंने रहना स्टार्ट किया। ठीक है, जब ये यहाँ पर आए तो यहाँ के लोगों ने तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन कौन लोग आए। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो आते हैं, तो इसमें जो सबसे पहले लोग आते हैं वो आते हैं, आप देखेंगे कि आर्य आए। आर्य के बाद हम देखते हैं कि ईरानी आए। उसके बाद देखेंगे यूनानी आए। उसके बाद हम देखेंगे हुण आए। उसके बाद देखेंगे तुर्क आए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि किन के काल में काल खंडों में कौन आए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि स्कंदगुप्त के समय में हुण आए। मैं ये नहीं बताएंगे तुर्क कब आए। मैं ये बता रहा हूँ कि ये लोग प्राचीन भारत के इतिहास के समय में आए और मैं इनके बारे में भी जब इनके काल खंडों को पढ़ाऊंगा, अभी मैं इंट्रो क्लास है, तो मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन लोग उस समय आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि आर्य के बारे में आए। आर्य आए, ईरानी आए, यूनानी आए, हुण आए, तुर्क आए। इसके पहले आप देखेंगे शक भी आए थे। ठीक है, शक भी आए थे, तो इसको भी अपने माइंड में फिट किए रहेंगे। यूनानी के बाद शक भी आए। यह एक कालक्रम है, यह सही कालक्रम है। जब प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे तो ये सही कालक्रम है और यह उसका एक छोटा सा परिचय है। ठीक है, तो अगर प्राचीन भारत के इतिहास को हम अच्छे तरह से समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें इनके इंडेक्स के बारे में जानना बहुत अपरिहार्य है, जरूरी है, जिसके माध्यम से हम ये जोड़ पाएंगे कि उस प्राचीन भारत के इतिहास में हम ये जोड़ पाएंगे कि किस चीज़ों के बाद हमको क्या पढ़ना है। जब ये हम समझ लेते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास या कोई इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास हो, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। और जो जब आसान हो जाता है तो उसको हम लंबे समय तक याद करते रहते हैं। होता क्या है कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें समझ में आती हैं और जो समझ में आती है कुछ समय जब बीतता है 15 दिन 10 दिन या 1 हफ्ते या दो हफ्ते, तो चीज़ें क्या होती हैं, दिमाग से ओवरलैप होने लगती हैं, चीज़ें भूलने लगती हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि
प्राचीन भारत के इतिहास में इसके कौन से इंडेक्स हैं, किस किस इंडेक्सों के माध्यम से हम पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास ही आपको पढ़ाऊंगा, प्राचीन भारत का इतिहास ही पढ़ाऊंगा और उसके बाद जो इंडेक्स प्राचीन भारत के इतिहास में लिख रहा हूं वही इंडेक्स मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको बताऊंगा, वही इंडेक्स आधुनिक भारत के इतिहास में बताऊंगा। किस कालक्रम के बाद कौन सी घटनाएं घटी, किस कालक्रम के बाद कौन सी घटनाएं घटी। तो इस सबसे पहले हमने प्राचीन भारत के इतिहास के इंडेक्स को समझने की कोशिश करेंगे, इंडेक्स में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देर न करते हुए चीजों को आगे चलते हैं। तो हम लोग थे प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम इंडेक्स को देखेंगे, कौन कौन से कालक्रम हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत देखेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके स्रोत को देखते हैं कि किन किन स्रोतों से चीजों को रखा गया है, क्योंकि स्रोत ही ऐसा एक तथ्य होता है कि जिससे आम जनमानस या जो हमारे जो इतिहासकार होते हैं वो उन लोगों के बीच में क्या होता है, मतभेद जैसी स्थितियां पैदा नहीं होती हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल में हम लोग दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल, दूसरा पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में वही है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, और इसमें तो आप जान ही नहीं आर्य आते हैं, ये सब चीजें इसमें पढ़ने होती है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अब चीजें आगे चलते हैं तो हम उसके बाद पढ़ते हैं छठवीं शताब्दी का भारत। छठवीं शताब्दी के भारत के बाद जब हम छठवीं शताब्दी भारत जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं छठवीं शताब्दी के भारत में देखते हैं यही महाजनपद काल, छठवीं शताब्दी बोलते हैं, महाजनपद काल ही बोलते हैं। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो भारत देखते हैं। उसके बाद हम लोग इसके बाद जब देखते हैं तो प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन देखते हैं, इसी समय देखने को मिलता है। छठवीं शताब्दी के बाद देखते हैं प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। और यही जो प्राचीन भारत धार्मिक आंदोलन, इसमें हम दो चीज देखेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इन चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब इसके बाद आगे चलते हैं तो हम जब उसके बाद आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि चीजों को समझते हैं। जब इसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखेंगे मौर्य साम्राज्य से पूर्व, क्या देखेंगे, मौर्य साम्राज्य से पूर्व कुछ साम्राज्य, ठीक, कुछ राजवंश। तो
मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व कुछ राजवंश, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे इसमें 3 राजवंश है। हर्यक वंश, जिसको हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोला जाता है, उसमें आप बिंबिसार को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शत्रु को पढ़ेंगे, उदयन को पढ़ेंगे। इसी तरह शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश और उसके बाद है नंद वंश, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद हम चीजों को पढ़ेंगे मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य काल के बाद आते हैं। मौर्य काल के बाद हम आएंगे मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल देखते हैं। मौर्योत्तर काल जब देखते हैं तो मौर्योत्तर काल में हम कुछ देखेंगे, कुछ विदेशी आते हैं, जिसमें विदेशी मौर्योत्तर काल में हम कुछ विदेशियों को देखते हैं। जैसे यहाँ आप लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये इसी का है। मौर्योत्तर काल में विदेशियों को देखेंगे, जैसे कुछ भारत वंश के जो रहते हैं, जिसमें भारत वंश के देखेंगे तो शुंग, कंड के बाद आते हैं सातवाहन के बाद चेदी, ठीक है। ये भारत मूल के रहते हैं, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन, जब आप एग्जामों में बैठते हैं तो देखते हैं कि क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन से भारत मूल के राजवंश हैं, कौन से विदेशी मूल के राजवंश हैं, ठीक है। तो इसी मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं कि कुछ विदेशी लोग आते हैं, जिसमें हिंदू यवन, जिसमें आप मिलांडर को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं शक, इनको सीथियन कहा गया है। पहल्लव, इनको पार्थियन कहता है। कुषाण, इनको यूचिया तोखारी कहा जाता है, कुषाण वंश, ठीक है। तो ये सब चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सब चीजों को देखते हैं और फिर उसके बाद जो आते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जब ये सब चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो ये सब विदेशी राजवंश के जो लोग होते हैं, इसमें कुछ राजवंश जो होते हैं चीन से आते हैं, कुछ राजवंश जो होते हैं मध्य एशिया से आते हैं। तो सारी चीज़ों को जब पढ़ाया जाएगा मौर्योत्तर काल, तो उसमें सारी चीज़ों को बताया जाएगा। ये हायरार्की है जिसके माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास के चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। जब ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक बन जाती हैं या इनका एक मैप बन जाता है, तो आपको पढ़ने में एक अच्छा सुचारू रूप से चीज़ों को समझ सकते हैं और चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चल सकती हैं, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल के बाद आते हैं, मौर्योत्तर काल आएंगे तो देखेंगे गुप्त काल आता है, ठीक है। गुप्त काल, चंद्रगुप्त पढ़ते हैं, स्कंदगुप्त पढ़ते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे लग रहा है कि नीचे जा नहीं रहा, तो थोड़ा सा इसको ऊपर ही यहीं पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो गुप्त काल पढ़ेंगे। जब आप नोट्स बनाएंगे तो इस पेज को जब पहले इंडेक्स लिखकर उसमें इस चीज को लिख देंगे, जिससे आपको क्या होगा कि चीजें आपके दिमाग में बनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद जब गुप्त काल आते हैं, गुप्त काल के आते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल कहते हैं, इसी को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, ठीक है। इस गुप्तोत्तर काल या इसी को पूर्व मध्य काल कहते हैं, क्योंकि गुप्तोत्तर काल के बाद ही हम देखते हैं कि पूर्व मध्य काल की स्टार्टिंग हो जाता है और ये सब चीजों को देखेंगे उस समय, ठीक है। तो अब उसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत के राजवंश, हम देखते हैं दक्षिण भारत के राजवंश भी देखते हैं, ठीक है। तो अब चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद देखें दक्षिण भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश में देखेंगे, ठीक है। दक्षिण भारत राजवंश में फिर संगम काल देखते हैं। तो इन
इन सब जो भी हमारे इंट्रो क्लासेस हैं, इन्हीं सब चैप्टरों के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो मित्रों आज जो सारी चीज़ों को जो मैं बताया हूँ, तो आप भली भांति इस चीज़ों को आप अपने कॉपी में लिखे होंगे। मैं यही आपसे आकांक्षा पालता हूँ कि चीज़ों को सारी आपने अपने कहीं ना कहीं कॉपी पर लिखा होगा, और इस चीज़ों को अगर आप लिख लेते हैं तो आपको पढ़ने के माध्यम से यही सब चीज़ें आपको क्या है कि प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़नी होती है। ये सब चीज़ों को आप लिख लेंगे। यह मेरी पहली क्लास है, और पहली क्लास है जिसमें आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा लिखने में थोड़ी चीज़ें इधर भाग रही होंगी, या बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें नहीं लिखी जा रही होगी, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे और लिखवाने की भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा चीज़ों को और सुधारने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से चीज़ें आपको क्या नाम है समझ में आए। अब आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं आपके इस प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ, और मिलते हैं और आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।